खैर बच्चों, आज आपके अपने फ्रेंड सर एक क्लास 11 का नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर हो गया मेरे पास लॉज ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा हो गया मोशन इन अ प्लेन। आज फोर्थ चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ चैप्टर है चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन ये फिजिक्स में इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें अभी तक इससे पहले का जो था उससे कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में आपके इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगे जो हमने मोशन इन 1D में पढ़ा था। और प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएगा, कहीं कहीं हो सकता है यूज हो जाए। तो फिर आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका है चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। आप तो मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें बचता है आपके पास जो सबसे पहले आता है वो है फोर्स। पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स। पहली बात हम इसको स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। इट इज अ काइंड ऑफ पुल एंड पुश। पुल एंड पुश इसको हम पढ़ते हैं स्मॉलर डोसेज में। और अब यहाँ पर थोड़ा सा it is a cause by virtue of or now or it is a cause by the virtue of by the virtue of which by the virtue of which anybody by the virtue of which anybody is completed is compelled to change is compelled to change क्या हो गया? It is a cause by the virtue of which anybody is compelled to change its state of rest or motion. Change its state of रेस्ट और मोशन। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे कोई बॉडी सपोज है, ये आपकी रेस्ट पे है, ये आपकी रेस्ट पे है। एक हमने यहाँ से कोई फोर्स लगाया और ये बॉडी मोशन में आ गई। ये बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई। ये आपके मोशन में आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास बॉडी है और ये आपके मोशन में है और ये आपके पास रेस्ट पे है। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया। इसने इस बॉडी को मजबूर कर दिया है आगे की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है। अगर अदरवाइज अगर ये बॉडी आपकी रेस्ट पे है, अगर ये बॉडी आपकी मोशन में है, ये आपकी बॉडी मोशन में है, ये आपके मोशन में जा रहा है, तो यहाँ से हमने इसको एक फोर्स लगाया और ये एफ हो गया, तो ये बॉडी किस में आ गई? ये आ गया आपके पास रेस्ट पे। तो तभी कह रहे कि एक ऐसा कारण इट इज कॉज बाय द वर्च्यू ऑफ जिसकी वजह से इस बॉडी को स्टेट को चेंज करने के लिए क्या कर देता है? कंपेल करता है। तो दैट इज नोन एज द फोर्स। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन होती है फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो ये आपके पास इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और इसके जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट पड़ती है आपके पास, यूनिट वो पड़ती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट होगी आपके पास न्यूटन, और वैसे इसकी यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास इनर्शिया। सेकेंड टॉपिक है इनर्शिया।
An inherent property of a body, an an inherent property of an inherent property of all bodies, all the objects, all द ऑब्जेक्ट। देखो किसी भी चेंज को अपोज करने के जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। दैट इज इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स of not changing their state of inherent property of all object which resist any kind of change in it। जो किसी भी काइंड के चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहने को कहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने को कहेगा, और अगर वो मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो कुछ देर तक तो अपोज करेगा ही करेगा। तब ये कह रहे हैं इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चेंज को क्या करती है, रेसिस्ट करती है। ओके, अब बेसिकली इसमें अगर मैं बात करूं, इट इज अ मेजर ऑफ अ मास, इट इज अ मेजर ऑफ अ मास। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बॉडी का मास, यहाँ पे एक बॉडी है और एक बॉडी यहाँ पर है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इफ m1 is greater than m2, so inertia of m1 inertia of m1 is greater than inertia of m2। तो जिसका मास बढ़ा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ा, ठीक है, जिसका मास बढ़ा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ा है। तो ये आपके पास इसकी कंडीशन हो गई ये। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ इनर्शिया। इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ अ मास। अब उसके बाद इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहाँ पे आपके तीन काइंड के होते हैं। एक तो जाता है आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या क्या है, फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, इसमें कोई बॉडी कहते हैं जब कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, और इसमें कहता है कि जब कोई बॉडी अगर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह रहे हैं which change which resist which resist a change of rest, a change in rest। जो किसी भी बॉडी को रेस्ट में ही रहने के लिए मजबूर करती है उसको रेसिस्ट करती है, तो दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड कहता है टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ which resist which resist to change its state of motion। क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन, जो किसी भी मोशन को चेंज करने में क्या करता है, रेसिस्ट करता है, तो दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। और वहां पे क्या करेगा, जो डायरेक्शन को चेंज करने में रेसिस्ट करेगा तो दैट इज नोन एज द नेट। तो इसमें क्या है कि बस रेसिस्ट द चेंज इन डायरेक्शन व्हिच रेसिस्ट a change
इन डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में चेंज को रेसिस्ट करेगा तो दैट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और दैट आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। क्लियर, ये हो गया आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है लीनियर मूवमेंट। ये सब क्लास 9th का ही टॉपिक है, इसलिए इसमें बहुत लीनियर मूवमेंट है ना। लीनियर मोमेंटम में क्या कहना चाह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दूसरा है डिनोटेड बाय p, denoted by p. Sometimes this is also known as the linear momentum। कभी कभी हम इसको कौन सा बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम तो कहा ही है, तो मोमेंटम भी कह देते हैं, तो दैट इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया। मैथमेटिकली अगर इसकी बात करो, मैथमेटिकली p equals to मैथमेटिकली p is equals to m into v। ठीक हो गया, p equals to m into v, ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया। अब इसमें देखो, मास, इसमें मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और m आपका वेक्टर, सॉरी, मास स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो c भी कैसे होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हो गया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इट्स यूनिट है, सेकंड हो गया इट्स यूनिट है, इट्स यूनिट एस कितना हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। कौन सा क्या हो गया इसके यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, और ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बात करें तो डायमेंशन, इसके जो डायमेंशन होंगे, इसके जो डायमेंशन होंगे वो एम एल टी माइनस ऑफ 1। क्या है इसका डायमेंशन, एम एल टी माइनस ऑफ 1। ये हो गया एम एल टी माइनस ऑफ 1, ये डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम ये कह रहे हैं कि सपोज दैट, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ उसको, नोट इसमें लिखना, इसमें से एफ P1 इक्वल टू P2, अगर P1 और P2 दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होगा। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, if M1 is greater than M2, अगर M1 M2 से बड़ी है, अगर M1 M2 से बड़ी है तो इसका मतलब हो गया, तो दिस इम्प्लाई दैट V1 is smaller than V2, दिस इम्प्लाई दैट V1 is smaller than V2। ठीक है, और अगर ये कह रहा है कि दोनों का मास अगर आपके पास इक्वल है, सेकंड केस है, सेकंड एक तो कंडीशन होगी एफ P1 इक्वल टू P2, एफ P1 इक्वल टू P2, और सेकंड नोट है एफ M1 इक्वल टू M2। अगर M1 और M2 दोनों इक्वल हो गए तो क्या बना, so the let P1 is greater than P2, तो ये बचेगा आपके पास M1 V1 is greater than M2 V2, और इसमें से V1 is greater than MV2, और दिस इम्प्लाई दैट V1 is greater than V2। बच्चों ये कंडीशन आपकी ये भी हो गई, ठीक, और यहाँ पे ये हो जाए। अब ये कंडीशन ये भी हो सकती है, थर्ड वाली कंडीशन हम दे सकते हैं, इफ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि इफ V1 इक्वल्स टू V2, इफ V1 इक्वल्स टू V2, अगर दोनों इक्वल हो तो अभी क्या बचेगा, देन
m1 v1 एंड P1 इक्वल्स टू P1 इज ग्रेटर देन P2। अगर P1 और P2 भी दोनों बराबर है, दोनों बड़े हैं, तो कितना हो गया, तो M1 V1 इज ग्रेटर देन M2 V2। और तो यहाँ पे कितना हो गया कि M1 V1 M1 V1 M1 V इज इक्वल्स टू M2 V, और V से V कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, M1 इज ग्रेटर देन M2। ये तो M1 और M2 ग्रेटर हो गया। ये इसका एक रिलेशन आ गया, इसमें M1 M2 का क्या रिलेशन बनता है वो इसमें आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास इनिशियल और फाइनल दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक, इसमें ये कहना चाह रहे हैं that linear momentum of a system of particles, linear momentum of a system of particle, linear momentum of a system of particle is always constant, is always constant। इसका मतलब हो गया पी एफ इज इक्वल्स टू पी आई। इसका मतलब हो गया कि दैट इक्वल्स टू पी एफ माइनस ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 0, और दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। अगर दोनों पोटेंशियल का, दोनों लीनियर मोमेंटम का डिफरेंस अगर आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, 0 है। ठीक है, इसकी प्रूविंग अभी कैसे कंजर्व होता है, इसकी प्रूविंग हम सेकंड लॉ जब करेंगे तो उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट 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 पॉइंट है आपके पास द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। होप दैट इतना समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा थ्योरी का पार्ट है। क्लास 9th में भी इसको इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, और इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, तो इसमें जल्दी से क्लियर हो जाएगा। हाँ, जब इसमें एफबीडी आएगी तो तब तब जाके आपका मेन लेक्चर स्टार्ट होगा। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, तब ये बॉडी आपकी मेन कंडीशन स्टार्ट होगी। टिल देन आप वीडियो को वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना रहे तब तक। अब इसके बाद बच्चों न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बॉडी जिस उसमें है ये उसी उसमें रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। यही कंडीशन इनर्शिया ने भी कहा था, तो इसके लिए इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो दैट इज a body will remain in the state of rest, will remain of state of rest or motion the body remains in the rest of the motion, state of rest and the motion, unless an external force applied on it। क्या होगा कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उस पे या मोशन में रहेगी, जब तक भी कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन थी फर्स्ट में। और ठीक है, दिस लॉ is also known as law of inertia, law of inertia। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। दिस लॉ इज आल्सो known as the law of
इनर्शिया। ठीक होगा। अब उसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये एक्चुअल में इसका रियल लॉ है। सेकंड और थर्ड लॉ का भी रियल लॉ है सेकंड लॉ। इसी से हम दो तीनों को डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड लॉ इज द रियल। तो इसमें क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत काफी इंपोर्टेंट है इसलिए इसको दूसरी पेन से लिख देता हूँ। द रेट ऑफ change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is equals to the net force applied, is equals to the net force applied is equals to the net force applied on the body on the body. The rate of change of linear momentum is equal to the net force applied on a body. ये कंडीशन थी, उसको हम ये कह सकते हैं the rate of change of the momentum is directly proportional to the force applied. ठीक है। अब इसकी जो मोमेंटम होगी, इसके जो मोमेंटम होगा and the direction of change of momentum, the direction of change of momentum is opposite to that of applied force. इसके में जानेंगे टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। मैथमेटिकली इसको मैं करूंगा, मैथमेटिकली F is directly proportional to dp upon of dt। ये था जब हमने इसको बहुत छोटा चेंज किया। और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो F is equals to k dm into of v upon of dt, और this F is equals to of k, और ये बचेगा m dv upon of dt, और F is equals to k m into of a, और if k equals to 1 then F is equals to m into of a, then F is equals to m into of a, या तब इसका जो फोर्स होगा वो आपके m into of a के बराबर होगा। ये आपका सेकंड लॉ। ठीक है। अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम इन कंपोनेंट फॉर्म, फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म का मतलब ये होगा कि इसको वेक्टर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, तो F इज इक्वल्स टू m a i x प्लस a i कैप b j कैप के केस में लिख सकते हैं। लेकिन a i कैप अगर हमने इसको कर दिया तो ठीक है, a x i कैप प्लस ऑफ a y j कैप एंड प्लस ऑफ a z k कैप, ये हो गया प्लस ऑफ ए वाई जे कैप। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो ये एफ को भी एक्स और वाई के टर्म में लिखा जा सकता है। इसको मैं और थोड़ा सा पास कर दे रहा हूँ, और ये बचेगा आपके पास एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स ए एक्स आई प्लस ऑफ एम ए वाई जे और प्लस ऑफ एम ए जेड के, ये हो गया। तो ये बचेगा आपके पास एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई और प्लस ऑफ एफ वाई जे और प्लस ऑफ एफ जेड के, ये हो गया।
तो अगर मैं इसके फाइनल की बात करूं तो 10 f इक्वल्स टू 10 f इक्वल्स टू एफ एक्स आई और प्लस ऑफ एफ वाई जे और प्लस ऑफ एफ जेड के, यानी तीनों फोर्सन के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, ये याद। ठीक है, होप दैट ये समझ में आ गया होगा। और इसमें से हमारे पास ये हो गया आपके पास सेकेंड लॉ। अब उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ आते हैं। ओके, हाँ, ये हो गया कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आपको एक थ्योरी बेस पे था, और इसका जब एप्लीकेशन आएगी तब हम इसको और डिटेल पे जाएंगे। और अभी तो सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन वो लिखवा दी है। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। बच्चों, इसके बाद है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एस आई, फिर लिख देते हैं एम के एस, फिर लिख देते हैं सी जी एस। तो यहाँ पे एस आई यूनिट तो आपका है न्यूटन, और एम के एस यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी जी एस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये इसकी यूनिट होगी। अब इसके रिलेशन बिटवीन as 1 Newton equals to 1 Newton equals to 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो अभी क्या हो गया कि 1 न्यूटन को अगर हमें डिफाइन करना है, 1 न्यूटन को हम डिफाइन करना है, ये क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स which when applied, which when applied on a body, applied on a body of mass 1 kg, of mass 1 kg produces an acceleration, produces an acceleration of 1 kg meter, नहीं 1 meter per second square, and produces an acceleration of 1 meter per second square, 1 meter per second square। तो उसको हम 1 न्यूटन का फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 1 न्यूटन इक्वल्स टू, एक एग्जांपल आता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो गया 1000 kg ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका हो गया आपके पास 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, ये हो गया। तो यानी सीरियस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डाइन भी कहते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 डाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब हमने 1 ग्राम बॉडी पर एक फोर्स लगाया। जब 1 डाइन को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, 1 डाइन को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसको कर सकते हैं, द फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स, the amount of force which when apply on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 gram per सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम लोग 1 डाइन कहते हैं। ठीक है, ये तो था। अच्छा, थर्ड लॉ को भी याद, इसमें ये थर्ड लॉ के साथ में वीडियो को मैं फिनिश करूंगा। और थर्ड लॉ इसमें क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज अ देयर इज रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक है, ये कह रहा है कि every action has a reaction, every action has a reaction, but in opposite direction. हर बॉडी के पास अपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया? तो इसका मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इज F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये आपका थर्ड लॉ था। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहें। थैंक यू।